आदाब नमस्कार, मैं रिदा खानम। आप देख रहे हैं सियासत टीवी पर हिंदी समाचार। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। अब तक डीएनए जांच से 211 पीड़ितों की हुई पहचान। 189 शव परिजनों को सौंपे गए, 35 विदेशी शामिल। डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र कर संजय राउत ने कहा, क्या उनका इरादा हिंदुस्तान में भी शासन बदलने का है। गाजियाबाद में पुलिस थाने के सामने युवक की गोली मारकर हत्या, शिकायत देने आया था युवक। संभल हिंसा में 1000 से अधिक पन्नों की चार्जशीट में एसपी सांसद जियाउर रहमान बर्क समेत 23 लोगों के नाम शामिल। ईरान ने इजराइल के अस्पताल पर दागी मिसाइलें तो गुस्से में लाल हुए नेतन्याहू, बोले सबका हिसाब करेंगे। अब समाचार विस्तार से। अहमदाबाद में एयर इंडिया के विमान हादसे के 6 दिन के बाद डीएनए मिलान के जरिए 211 पीड़ितों की पहचान पूरी हो गई है। 189 शव उनके परिवारों को सौंप दिए गए हैं। इनमें से 35 विदेशी नागरिक भी थे। अहमदाबाद सिविल अस्पताल के चिकित्सक अधिकारी डॉक्टर राकेश जोशी ने कहा कि अब तक 211 डीएनए नमूनों का मिलान हो चुका है और 189 शवों को उनके परिवारों को सौंप दिया गया है। अभी की परिस्थिति को देखते हुए कहूँगा कि 211 डीएनए सैंपल मैच हो चुके हैं। 211 फैमिली मेंबर्स को यहाँ से कॉल जा चुके हैं। उसमें से 189 लोगों को उनके स्वजन का पार्थिव देह दिया गया है। बाकी जो बचे हैं उसमें 11 लोग ऐसे हैं जो अपने दूसरे स्वजन का मैच होने की प्रतीक्षा में हैं। जैसे ही दूसरे स्वजन का मैच हो जाएगा उनको दोनों का ही पार्थिव देह सौंपा जाएगा। बाकी के जो लोग हैं, जो 2 लोग ऐसे हैं जो करीबन कल लेना आएंगे अपने स्वजन की डेड बॉडी, और बाकी जो बचे लोग हैं वो प्रोसेस में हैं। कुछ लोग रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और कुछ लोग पीएम रूम में वो प्रोसेस करा रहे हैं, तो थोड़ी देर में वो ले जाएंगे। जैसे मैं बात करूंगा, प्रशासन पूरी कोशिश कर रहा है, जैसे ही रिपोर्ट आते हैं तुरंत ही फैमिली को कॉल किया जाता है। एक भी मिनट हमारी तरफ से हम वेस्ट नहीं करते हैं। सारी जो मैं बताऊंगा कि फैमिली जब डिसीजन लेंगे कि हम लेने आ रहे हैं, तब हम उनको असिस्ट करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ईरान इजराइल के बीच चल रही जंग में अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी सक्रिय हो गए हैं। इसको लेकर उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया है। संजय राउत ने सवाल किया है कि जैसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप कई देशों में हस्तक्षेप कर रहे हैं और शासन बदलने की कोशिश कर रहे हैं, क्या उनका इरादा हिंदुस्तान में भी ऐसा ही कुछ करने का है। ट्रंप से मुलाकात नहीं कर रहे, ट्रंप के साथ खाना खा रहे, डिनर, करेक्ट। जनरल मुनीर, पाकिस्तान का जनरल मुनीर आज प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ व्हाइट हाउस में खाना खा रहा है। उनको खास निमंत्रित किया है। हमें उसके ऊपर मोदी जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जयशंकर जी की राय क्या है, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की राय क्या है, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रिय मोहन राव भागवत जी की राय क्या है, ये हम जानना चाहते हैं। जो पहलगाम में जो हमारा सिंदूर, हमारे बहनों का सिंदूर जो उजाड़ा गया है, उसका गुनहगार एक जनरल मुनीर है। ये जनरल मुनीर को प्रेसिडेंट ट्रंप सम्मान देता है व्हाइट हाउस में, उसके साथ डिनर करता है, और यहां से अब तक कोई भूमिका स्पष्ट नहीं हुई है हमारे सरकार की। जनरल मुनीर को बुलाते हैं ये लोग, जिसने कश्मीर में दहशत फैलाया है। जो ऑपरेशन सिंदूर किया है ना आपने, ये उनकी वजह से हो रहा है। तो ये बहुत ही हमारे देश के लिए एक शॉकिंग है। उन्होंने कहा कि मैंने ये वॉर रुकवाई है, ट्रेड वॉर को लेकर, ट्रेड डील को लेकर। प्रेसिडेंट ट्रंप, विदेश मंत्री इस बात को लेकर कहीं बातचीत नहीं कर रहे। कहीं नहीं, देखो मैं प्रेसिडेंट, जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बहुत से देश में हस्तक्षेप कर रहा है और सत्ता में बदलाव चाहता है, क्या प्रेसिडेंट ट्रंप का हिंदुस्तान में यही इरादा है? मुझे शंका आती है। थैंक यू।
डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी ने कहा कि मोदी सरकार भारत का और कितना अपमान करेगी। विदेश सचिव ने हमें पीएम मोदी और डोनाल्ड ट्रंप के बीच 36 मिनट की बातचीत के बारे में बताया और कहा कि पीएम मोदी ने कुछ कहा लेकिन वाशिंगटन में उनके बयान का समर्थन नहीं किया और ट्रंप ने बाकी सब बर्बाद कर दिया है। कुछ ही घंटे नहीं बीते उन्होंने फील्ड मार्शल असीम मुनीर से बात की और फिर कहा कि उन्होंने भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध रोक दिया है। उन्होंने कहा कि वे व्यापार करेंगे। कितना अपमान मोदी सरकार और भारत माता का करेगी और कराएगी। विदेश सचिव 36 मिनट की वार्ता होती है प्रधानमंत्री ट्रंप, प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप के बीच। वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने ऐसा कहा। वाशिंगटन उनकी बातों का समर्थन नहीं करता, कम से कम उनके काउंटर पार्ट को वाशिंगटन से समर्थन देना चाहिए था। हाँ, मोदी जी ने ऐसा कहा। और रही सही लुटिया डुबोदी ट्रंप ने, कुछ घंटे भी नहीं बीते, दिन तो छोड़ दीजिए, फिर उन्होंने फील्ड मार्शल मुनीर के साथ वार्ता की और कह दिया कि मैंने दोनों देशों की युद्ध रुकवाया, मैंने ही दोनों के युद्ध रोके और अब मैं ही ट्रेड कराने जा रहा हूं, व्यापार कराने जा रहा हूं। कितना अपमान और हम सहेंगे। याद आती हैं बहुत इंदिरा जी, जब उन्होंने निक्सन को उसके मुंह पर ये कह दिया था कि भारत की शक्ति क्या है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के राज्य के आगामी दौरे पर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 22 और 23 को छत्तीसगढ़ में रहेंगे। वो छत्तीसगढ़ राज्य को राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय की सौगात देंगे। राज्य सरकार ने नया रायपुर में राष्ट्रीय फॉरेंसिक विज्ञान विश्वविद्यालय परिसर की स्थापना के लिए 40 एकड़ जमीन आवंटित की है। 23 तारीख को यहाँ है, 22 को उनके आने के बाद बहुत बड़ी सौगात एक जो छत्तीसगढ़ को मिली है वो NFSU के कैंपस का है, नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी। उसका एक कैंपस छत्तीसगढ़ में बनेगा। उसके लिए 40 एकड़ की ज़मीन राज्य की सरकार ने दिया हुआ है और नया रायपुर में, और साथ ही साथ वह उसमें हमको लगभग 350-400 करोड़ रुपया केंद्र से वहाँ पर बिल्डिंग बनाया जाएगा, पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा, वो केंद्र की पूरी मदद से होगा। और फिर वहाँ पर NFSU का एक कैंपस छत्तीसगढ़ में डेडिकेटेड होकर चलेगा। ये बहुत बड़ी चीज़ है। 3 जो नए कानून आए हैं हमारे, BNS, BNSS और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये तीनों ही जो कानून आए हैं, इन तीनों कानूनों में 7 साल और 7 साल से अधिक की सज़ा वाले अपराधों में फॉरेंसिक साइंस का बड़ा महत्व है उसका, और इसलिए बहुत सारे फोर्सेस की, बहुत सारे इसमें मैन पावर की ज़रूरत है। यहाँ पर छत्तीसगढ़ में इसके खुल जाने से स्टूडेंट्स हमारे आगे आ पाएंगे और बेहतर विश्व स्तरीय संस्थान है उसका एक कैंपस हमको छत्तीसगढ़ में मिलने वाला है NFSU का। साथ ही साथ एक और 6-7 एकड़ की ज़मीन साथ में लगी हुई है जिसमें हमारा फॉरेंसिक लैब, छत्तीसगढ़ का फॉरेंसिक लैब जो छत्तीसगढ़ सरकार का है, वो भी बनेगा। तो ये दोनों ही बातों का भूमि पूजन होना है। साथ ही साथ जब तक ये NFSU का कैंपस बनेगा तब तक उसका ट्रांजिट कैंपस होना चाहिए, तब तक पढ़ाई इसी सत्र से प्रारंभ हो जाएगी NFSU की, और उसका ट्रांजिट कैंपस जो शुरू होने वाला है उसका भी उचित स्थितियों में उनके द्वारा प्रारंभ किया जाएगा, डिजिटली प्रारंभ किया जाएगा। बाकी उसमें काम होने में समय है थोड़ा अभी, तो इस नाते उनका आना है। साथ ही साथ बैठकें हैं, प्रशासनिक बैठकें हैं। दूसरे दिन किसी कैंप में भी उनका प्रवास है और कैंप के प्रवास के बाद फिर वो दूसरे 23 तारीख को वापस जाएंगे। यूपी के गाजियाबाद में थाने में शिकायत देने आए युवक की पुलिस थाने के सामने ही गोली मारकर हत्या कर दी गई। इससे पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जैसे ही थाने में शिकायत देने युवक बाहर निकला तभी बाइक पर मोंटी नाम का शख्स आ गया और उसने पुलिस के सामने ही उनके बेटे को गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई। पुलिस ने इस मामले में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। वो मैं अपने बेटे के साथ में रावली से दुकान पे आ रहा था गाड़ी में बैठ के, तो हमारा गांव जो रावली रोड से लिंक रोड पड़ता जी, मिलक रावली का, वहाँ पे हमने गाड़ी नीचे उतारी रोड से, तो मेरी जो भतीजी हैं, सगी भतीजी है मेरी, वो ऑटो में बैठ के वहाँ पे उतरी ऑटो में,
जैसे ही मैं मुड़ा तुरंत ऑटो आ गया। मैंने गाड़ी जो है साइड में लगा दी, उनको खिड़की खोल के उनको बैठा लिया। इतने में ही वो सामने से अपनी गाड़ी लेकर आया, मोंटी सनोप जितेंद्र और अजय सनोप राजवीर, ये 2 लड़के उसमें गाड़ी में बैठे हुए थे। कहने लगे बीच में गाड़ी रोक रखी है। मैंने कहा भाई बच्चे हैं, उनको बैठा रहा हूँ, थोड़ी देर कर ले, या तो जल्दी है तो निकल जा, साइड में बहुत रास्ता है। तो अच्छा हमें साइड बताऊंगा, ये बताऊंगा, ऐसी बात हमसे कह के वो रावली को चला गया। तो मैं उससे अभी 10 साल पहले वो जेल काट का आया, 10 साल की जेल काट का है, मात्र अभी 1-1.5 साल पहले ही वो यहाँ पे आया है। तो उसको मैंने कहा बेटा ज़्यादा गर्मी आ गई क्या? कह रहा मैं सुलट रहा हूँ, अभी आ रहा हूँ मैं। ऐसे कहते हुए वो सर मैं अपने घर चला गया। तो ये 7:30 बजे की बात है। फिर वहाँ 8:30 बजे मैंने गेट बंद करके अपने परिवार के साथ में बैठा हुआ था। यूपी पुलिस की विशेष जांच टीम ने नवंबर 2024 में संभल में हुई हिंसा से जुड़े एक मामले में चार्जशीट दायर की है, जिसमें समाजवादी पार्टी के सांसद जियाउर रहमान बर्क और शाही जामा मस्जिद के समिति के प्रमुख अधिवक्ता जफर अली समेत 23 लोगों के नाम शामिल हैं। अली को इस साल मार्च में गिरफ्तार किया गया था। उपद्रव की स्थिति उत्पन्न की, हिंसा भी की, गाड़ियां भी जलाई। कुल 12 मुकदमे उसमें दर्ज किए गए थे। उसमें 7 पुलिस के द्वारा दर्ज किए गए, 5 आम जनता की एप्लीकेशन पे दर्ज किए गए थे। सभी मुकदमों में कल चार्जशीट हैं वो कंप्लीटली पुलिस के द्वारा कहा जा सकता है कि चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। कुल 92 लोग गिरफ्तार करके जेल भेजे गए हैं अभी तक। कल 335/24 जो अभियोग है उसमें जो चार्जशीट हुई है वो सांसद जियाउर रहमान बर्क, सदर जामा मस्जिद जफर अली और अन्य लोगों के खिलाफ चार्जशीट हुई है। और एक नामजद अभियुक्त जिनका नाम सोहेल इकबाल था, उनको पुलिस के द्वारा एक्सोनरेट भी किया गया है क्योंकि उनके खिलाफ कोई भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। सांसद और जफर अली और अन्य के खिलाफ बखूबी साक्ष्य पाए जाने के बाद पुलिस ने चार्जशीट किया है। पुलिस के द्वारा माननीय न्यायालय में पैरवी करके जल्द से जल्द इन मुकदमों का सभी मुकदमों में चार्जेस फ्रेम करके ट्रायल पे लाए जाएंगे और ट्रायल में प्रभावी पैरवी करके सजा दिलाए जाने का कार्य किया जाएगा। यूपी के बागपत जिले के बड़ौत इलाके में पड़ोसी युवक से शादी की जिद करने पर एक युवती की उसके माता पिता ने गला घोंटकर हत्या कर दी और शव को यमुना नदी किनारे ले जाकर जला दिया। पुलिस ने ये जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि आरोपियों ने झूठी शान के नाम पर हत्या का जुर्म कबूल कर लिया है। एक कल थाना बड़ौत पे और 112 पे कॉल आई। उसमें एक लड़का अंकित है जो ग्राम लुहर थाना बड़ौत का है, उसकी एज लगभग 22 साल है। उसने फोन करके बताया कि मेरे गांव में एक लड़की, उससे हमारा प्रेम प्रसंग चल रहा था, मुझसे शादी करना चाह रहा था और हमको जानकारी हुई कि उसकी माता और पिता ने मिलकर उसकी हत्या कर दी है, डेड बॉडी को जला दिए हैं। तत्काल हमारी टीआरपी 112 हमारे एसएचओ बड़ौत मौके पर पहुंचे, क्षेत्राधिकारी भी गए। जानकारी हुई कि एक लड़की शिवानी नाम की, जिसकी लगभग 30 बरस थी और वो 10th पास थी। उसका गांव के लड़के से प्रेम प्रसंग चल रहा था, दोनों शादी करने की जिद पे अड़े हुए थे, किंतु माता पिता इस बात से सहमत नहीं थे, इस बात को लेकर कि एक ही गांव में शादी हम कैसे कर दें, हमारा जाति भी अलग है। विगत रात्रि में जो है उसकी माता को हम लोग से पूछताछ के पिता गिरफ्तार कर लिए। उन लोगों ने बताया कि साहब मेरी इज्जत जा रही थी, रात को घर में हम लोगों ने गला दबा के उसकी हत्या कर दी और अपनी ही छोटी सी गाड़ी में ले जाकर उसको यमुना किनारे उसको दाह संस्कार कर दिया। हमारी पुलिस तत्काल मौके पे गई, वहां वास्तव में राख मिला और लड़की का कुछ एक आई कार्ड और कुछ चुन्नी वगैरह प्राप्त हुआ, क्योंकि पूरी डेड बॉडी जला के लोगों ने यमुना में उसको फेंक दिया था। तो इतनी साक्ष्य बरामद हुई है। पूरी घटना कारित करना माता और पिता ने स्वीकार कर लिया है, दोनों गिरफ्तार हो गए हैं और उसमें उसका भाई भी नामजद है, उसकी फुफेरी बहन भी नामजद है, बहन भी उसमें गिरफ्तार हो गई है। तो ये एक प्रेम प्रसंग का मामला था और इसीलिए घटना कारित की गई है। तीनों आदमी गिरफ्तार हो चुके हैं और जो लड़की का प्रेमी या जो कह लीजिए उसका जो जानकार था वो भी मुकदमा लिखा है, उसको हम लोग से कार्रवाई करा रहे हैं। अब एक्चुअली वो चूंकि आज के बच्चे सब सोशल मीडिया पर रहते हैं तो वो सब लोग, उसका इंस्टाग्राम अकाउंट भी है, फेसबुक भी है, तो उस पर इन लोगों ने डाल रखा है प्रेम प्रसंग के बारे में और कोई पत्र नहीं बरामद हुआ इसमें। जो भी और साक्ष्य हमको मिलेंगे सारे हम लोग इकट्ठा करके इसमें व्यवस्थात्मक कार्रवाई में सम्मिलित कर देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 20 जून को बिहार जाने वाले हैं। सिवान में उनका कार्यक्रम है। पीएम मोदी के दौरे से पहले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कई मुद्दों पर उन्हें घेरा है। उन्होंने सवाल उठाए हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि चुनाव है, इसीलिए प्रधानमंत्री बिहार आ रहे हैं, लेकिन जब बिहार को जरूरत होती है तो कोई नजर नहीं आता।
दिखता नहीं है, मदद नहीं मिली, चाहे विशेष राज्य के दर्जे की बात हो या विशेष पैकेज की बात हो। देखिए, चुनाव है तो लगातार प्रधानमंत्री जी हों या केंद्र के कई मंत्री हों, आरएसएस के लोग हों, उनकी ABC टीम हो, लगातार बिहार आएंगे। केवल चुनाव है उसको लेकर के, लेकिन जब बिहार को ज़रूरत होती है तो कोई नज़र नहीं आता, कोई दिखता नहीं बिहार को मदद देने में, चाहे विशेष राज्य का दर्जे की बात हो, विशेष पैकेज की बात हो। नरेंद्र मोदी जी पिछले 5 बार के चुनाव में लगभग उन्होंने बिहार आने का काम किया और 200 से भी ज़्यादा भाषणें उन्होंने दिए। अगर वो अपने खुद के ही भाषणों को 200 भाषणों को देखेंगे तो उनको बिहार आने में शर्म लगेगा। क्या क्या बिहार के लोगों से उन्होंने वादा नहीं किया। नंबर 1 स्टेट बना देंगे। 11 साल से आप प्रधानमंत्री हैं, 20 साल से बिहार जो है NDA की सरकार है, राज्य में नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री हैं। आप कहते थे चीनी का मिल चालू करा देंगे, उसी चीनी का चाय पिएंगे। ऐसे सैकड़ों वादे हैं। अगर प्रधानमंत्री अपने 200 रैलियों की भाषणों को अगर सुने तो बिहार आने में उनको शर्म लगेगा कि बोले क्या। खैर, आएंगे तो देखेंगे कि यहाँ NDA का मतलब क्या है। यहाँ NDA का मतलब नेशनल दामाद आयोग। सबके दामादों को तो आयोग में मोदी जी ने फिट कर दिया, सबको मंच में माला सम्मानित करेंगे। कोई नौकरी देने तो आ नहीं रहे, कोई महंगाई को रोकने तो आ नहीं रहे, कोई गरीबी मिटाने तो नहीं आ रहे, पढ़ाई दवाई कमाई सिंचाई की बात नहीं करेंगे। हिंदू मुसलमान नफरत की राजनीति, लालू जी हम लोगों के दल को जितना गरियाना है गरिया ले। वो क्या वो आके देखें प्रधानमंत्री जी, कोई ऐसा दिन नहीं जहाँ 200 राउंड गोलियां ना चलती हो। जेडीयू नेता राजीव रंजन ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि सियासत में ये बहुत अहम होता है कि सवाल उठाने वाले की साख और विश्व नेता क्या है। तेजस्वी यादव की खुद की क्या योग्यता है, वो पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं और इससे पहले 2 बार राज्य के उप मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। ऐसे में उन्हें ये ज़रूर बताना चाहिए कि राजनीति में आने से पहले उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है। देखिए, सियासत में ये बात बहुत ही अहम है कि सवाल खड़े करने वाले की साख और विश्वसनीयता क्या है। तेजस्वी यादव की खुद की योग्यता क्या है, पार्टी के नेता प्रतिपक्ष हैं वो, और इसके पहले राज्य के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री 2 अवसरों पर रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में उन्हें ये जरूर बताना चाहिए कि राजनीति में आने के पहले उन्होंने कौन सा संघर्ष किया है, किस आंदोलन के गर्भ से उनका जन्म हुआ। जैसे उनके पिता बिहार आंदोलन के गर्भ से आए और लोक नायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में आंदोलन में हजारों लाखों लोग शामिल हुए, उसमें लालू जी भी शामिल हुए थे। लेकिन तेजस्वी यादव लालू जी के सुपुत्र होने के सिवाय, जिनके पास सामान्य तौर पर एक राजनेता के पास जो डिप्लोमा डिग्री होती है वो भी नहीं है, इतने पढ़े लिखे भी नहीं हैं कि एक विजनरी लीडर के तौर पर उनसे बिहार को कोई उम्मीद हो। लेकिन सवाल दागते रहेंगे। पिताजी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, माताजी विधान परिषद में पार्टी की नेता, स्वयं नेता प्रतिपक्ष, भाई विधायक हैं, लेकिन जब मौका मिला तो 2 अवसरों पर बिहार सरकार के मंत्री भी हुए, बहन लोकसभा की सदस्य हैं। एक बहन भले ही चुनाव हार गई, लेकिन पार्टी ने उनको लोकसभा का टिकट दिया और निसंदेह अगर अवसर मिलेगा फिर से लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के समय आप देखेंगे कुछ और भी इनके करीबी भाई बहन राजनीति में अपनी बारी का इंतजार करते दिखेंगे। ईरान से अपने नागरिकों को वापस लाने के भारत के ऑपरेशन सिंधु पर आरजेडी नेता मनोज झा ने कहा कि ये सराहनीय पहल है। भारत का इतिहास रहा है कि जब भी हमारे नागरिक किसी युद्ध क्षेत्र में फंसे होते हैं तो अपने नागरिकों को वहां से निकालना एक परिपक्व लोकतंत्र के रूप में हमने हमेशा किया है। देखिए, मैं समझता हूं कि बहुत बेहतर और सराहनीय पहल है। इस देश का इतिहास रहा है कि दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जब भारतीय नागरिक युद्ध जैसे परिस्थिति में फंसे तो उनको इवैक्यूएट कराना एक मैच्योर स्टेट, एक परिपक्व डेमोक्रेसी के रूप में हमने हमेशा किया।
तो मैं समझता हूं कि ये एक जो कमिटमेंट अपने नागरिक के प्रति है, चाहे कहीं हो, वो कमिटमेंट जारी है और वो जारी रहेगा। कल भी था, आज भी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने आज एक बयान जारी करते हुए कहा है कि आज सुबह ईरान बेरशेवा स्थित सोरेका अस्पताल के देश के मध्यवर्ती नागरिक इलाकों पर मिसाइलें दागी हैं। नेतन्याहू ने स्पष्ट किया है कि हम तेहरान के तानाशाहों से पूरा हिसाब चुकाएंगे। इजराइल के रक्षा मंत्री इजराइल काजू ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि डरपोक ईरानी तानाशाह बंकर में छिपे बैठे हैं और अस्पतालों पर रिहायशी इमारतों पर लक्षित हमले कर रहे हैं। ये सबसे गंभीर प्रकार का युद्ध अपराध है और खामेनेई को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। प्रधानमंत्री नेतन्याहू और रक्षा मंत्री कार्ड दोनों ने घोषणा की है कि इजरायली रक्षा बलों को निर्देश दिया गया है कि वे ईरान के रणनीतिक ठिकानों और तेहरान स्थित सरकारी लक्ष्यों पर हमला करने की तीव्रता बढ़ाएं और जिससे इजराइल के खिलाफ खतरों को खत्म किया जा सके और आयतुल्लाह के शासन को कमजोर किया जा सके। ईरान के हमले सिर्फ सैन्य ठिकानों तक सीमित नहीं रहे, तेल अवीव में भी स्थित इजरायली स्टॉक एक्सचेंज पर भी हमलों की चपेट में आ गया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये हमला अब तक का सबसे बड़ा और घातक हमला था, जो पहले के किसी भी रिटेलिएशन से कहीं ज्यादा आक्रामक रहा। इजरायली सेना ने पुष्टि की है कि उसने ईरान के खोंदाव क्षेत्र में एक अराक परमाणु रिएक्टर को लक्ष्य बनाकर एक सैन्य कार्रवाई की है। सेना के मुताबिक ये रिएक्टर उच्च स्तरीय प्लूटोनियम के उत्पादन के लिए डिजाइन किया गया था, जिसका उपयोग परमाणु हथियारों के निर्माण में किया जा सकता है। हिंदी समाचार बस यही समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत, आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।